गुड इवनिंग बच्चों मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बाद में अपने मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक मैटर की स्टार्ट कर रहा था अपने। और आज इसमें बात करने जा रहे हैं बच्चों अपन मैग्नेटिक मैटर के बारे में। 3 मैटर होते हैं मैग्नेटिक मैटर में, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और बच्चों एक पैरा मैग्नेटिक। और 1 बाय 1 इसको अपन डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। और इस लेक्चर को देखने से पहले इसका जो प्रीवियस लेक्चर जो था जिसमें मैंने आपको I और H यानी कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी के बारे में बताया था, ठीक है। और आपको ये बताया था कि हर एक एटम जो होता है उसके पास में मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ठीक है ना। तो उस लेक्चर को आप देखने के बाद में आप इस लेक्चर को देखना, तभी ये लेक्चर आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो बात करते हैं अपन टाइप ऑफ मैग्नेटिक मैटर। टाइप ऑफ मैग्नेटिक मैटर। तो मैग्नेटिक जो मैटर है कितने टाइप के होते हैं मतलब 3 टाइप के होते हैं। पहला जो है फर्स्ट, उसमें अपन बात करते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करते हैं कि डायमैग्नेटिक क्या होता है। तो देखो बच्चों, मैंने इसमें आपको ये कहा था कि कोई भी एटम जो होता है, एटम के पास में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस जो होता है, इस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होता है क्या करता है, वो चक्कर करता है, ठीक है। तो कोई भी एटम है, ठीक है, एटम के पास में बच्चों क्या है, इलेक्ट्रॉन है। एटम के पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है आपके पास में, इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर घूम रहा है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। तो प्यारे बच्चों, करंट किधर फ्लो होगी, क्लॉकवाइज। करंट किधर फ्लो होगी, क्लॉकवाइज। तो आपने देखा कि इसमें एक न्यूक्लियस आपको गिवन है, ठीक है। तो इस न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट किधर फ्लो होगी बच्चों, क्लॉकवाइज फ्लो होगी। किधर फ्लो होगी, क्लॉकवाइज। अब ये जो बच्चों ये जो एटम दिख रहा है, अब ये एटम नहीं है, अब ये क्या बन गया बच्चों, एक सर्कुलर लूप बन गया, सर्कुलर, ठीक है, करंट लूप बन गया, करंट कैरिंग लूप बन गया ये। और ये आपको पता है कि कोई भी करंट कैरिंग लूप होता है चाहे किसी भी शेप में हो, तो कोई भी करंट कैरिंग जो लूप है बच्चों वो काम करता है एज ए मैग्नेट की तरह। किसकी तरह काम करेगा, एज ए मैग्नेट की तरह। यानी कि अब ये जो एटम है इसको मैं एटम ना दिखा के क्या दिखाऊंगा, मैग्नेट की तरह दिखाऊंगा। और एक बच्चों इसका कोई ना कोई डाइपोल होगा, यानी कि इसके पास में एम होगा, कैपिटल एम। और कैपिटल एम बच्चों क्या होता है आपके पास में, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, करंट इंटू एरिया, करंट इंटू एरिया। और इसके डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड रूल से, कि जो आपका राइट हैंड की जो फिंगर है, कल फिंगर है, उसको करंट की डायरेक्शन में रखो। तो इसको देखो मैं करंट की डायरेक्शन में रखता हूं तो मेरा थंब नीचे आएगा, और थंब ही किसको बताएगा बच्चों, एम को बताएगा। थंब किसको बताएगा, आपके एम को बताएगा। तो 1 मिनट, तो ये इसकी डायरेक्शन आ रही है एम की। एम क्या हो गया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। यानी कि इधर बनेगा इसमें नॉर्थ पोल और बच्चों इधर क्या बनेगा, साउथ पोल बनेगा, ठीक है। और तो इसके बारे में अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि भाई साहब कोई भी एटम होता है कि एटम के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना, सर्कुलर मोशन करते हैं, ठीक है ना। जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे तो बच्चों करंट क्या होगी, फ्लो होगी। और करंट फ्लो होगी तो वो जो एटम है वो एटम नहीं है, वो एक करंट लूप बन गया। अब वो करंट लूप बन गया तो हर एक करंट लूप जो होता है वो बिहेवियर करता है एज ए मैग्नेट की तरह। यानी कि अब अपन एटम को कंसिडर करेंगे एज ए मैग्नेट की तरह। और हर एक मैग्नेट के पास में बच्चों एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। तो इसके पास में इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, यानी कि m = I a। तो फिर मैंने आपको कहा था अपन अब एटम को m से दिखाएंगे, एरो से दिखाएंगे। और मैग्नेटिक मोमेंट को बच्चों मैंने कहा था अपन किससे दिखाएंगे, एरो से दिखाऊंगा मैं, ठीक है। इसको एरो से दिखाऊंगा तो इसमें लिखो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम is due to orbital motion of electron. Orbital motion of electron. Magnetic moment of an atom is due to orbital motion of electron. तो ये जो है ये इलेक्ट्रॉन का बच्चों कौन सा मोशन है, ये ऑर्बिटल मोशन है। कौन सा मोशन है, ऑर्बिटल मोशन है, ठीक है। लेकिन अपन को ये मालूम है कि भाई साहब कि एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है, एटम के अंदर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के अंदर बस एक एलिमेंट होता है, हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, और बाकी जो भी होते हैं हीलियम है, कुछ भी हो, ठीक है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, जितने भी केमिकल्स होते हैं, एटम होते हैं,
उनके अंदर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन एट्स नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम एट्स अप टू 0। ठीक है, तो किसी सिंगल एटम की अगर मैं बात करूं, एन एटम का सिंगल एटम की मैं बात करूं, तो सिंगल एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉन का सारे के मैग्नेटिक मोमेंटम को बच्चों क्या कर दो, ऐड कर दो, तो आपको क्या मिलेगा। ठीक है, डायमैग्नेटिक कितना मिलेगा, वो 0। ठीक है, डायमैग्नेटिक के अंदर बच्चों द नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज एड्स अप टू 0। जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो मैंने कहा हीलियम लिया, मैंने हीलियम का 2 होता है, 1s2 होता है। पहले भी मैंने ये एग्जांपल लिया था, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे होता है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन किस में मिलते हैं बच्चों, पेयर मिलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का क्या मिलता है, पेयर मिलता है। और अब ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके इफेक्ट को क्या कर देगा, 0 कर देगा। ठीक है, तो अब इसमें m जो आएगा बच्चों कितना आएगा, 0 आएगा। यानी कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है बच्चों कितना आएगा, 0 आएगा। यानी कि यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, पेयर मिलेगा। इलेक्ट्रॉन का क्या मिलेगा, पेयर मिलेगा। तो ऐसे सब्सटेंस जिसमें आपके पास में नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो, 0, यानी कि एन एटम का, एक एटम लिया मैंने, देखो एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, 0। तो आपके पास में जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सिंगल एटम इज 0, यानी कि देयर इज नो एटॉमिक डाइपोल, देयर इज नो एटॉमिक डाइपोल, यानी कि यहां पर बच्चों कोई भी एटॉमिक डाइपोल नहीं है। तो ऐसे मैटर को बच्चों मैं क्या कहता हूं, डायमैग्नेटिक मैटर कहूंगा मैं, क्या कहूंगा, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जिसमें कोई एटॉमिक डाइपोल नहीं है, एटम है लेकिन एटॉमिक डाइपोल नहीं है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्मेट में है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो बच्चों ऐसे मैटर को मैं क्या कहूंगा, डाई मैग्नेटिक। क्या कहूंगा बच्चों, मैं डाई मैग्नेटिक कहूंगा। और इसको मैं दिखाऊंगा कैसे, इसको बच्चों मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। देखो ये मान लो ये आपके पास में स्पेसिमेन है वो, ठीक है, और ये उसके एटम है। ये बच्चों क्या है, एटम है। ये जो आपको दिख रहे हैं ये उसके एटम हो गए। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ये एटम है। ठीक है, ये सारे क्या है, एटम। यहां पर आपको 9 एटॉमिक डाइपोल, एटॉमिक डाइपोल नहीं दिखेंगे। अगर एटॉमिक डाइपोल होते तो फिर मैं एटम को किससे दिखाता, एरो से दिखाता। तो इसको नोट करें बच्चों, इसको नोट करें, उसके बाद हम आगे की चर्चा करते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि भाई साहब कि जो डायमैग्नेटिक जो होता है उसके अंदर आपको जो नेट m जो है वो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी कि कोई भी एटॉमिक डाइपोल नहीं मिलेगा। एटम होंगे, एटम तो होंगे ही होंगे, एटम होंगे, लेकिन हर एक एटम का एटॉमिक डाई मोमेंट यानी कि m कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्मेट में मिलेंगे तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को बच्चों क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, यानी कि इसको बच्चों मैं ऐसे दिखाऊंगा। ठीक है, डायग्राम मैंने बना दिया था, इसको मैं ऐसे दिखाऊंगा। नहीं सिर्फ एटम लेंगे, अपन एटम लेंगे, कोई एरो वेरो नहीं दिखाएंगे। यानी डायमैग्नेटिक को आपको ऐसे दिखा सकते हो, सिर्फ एटम है, किसी भी एटम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है, यानी कि कोई डायपोल इसके अंदर नहीं है, कोई भी एटॉमिक डायपोल या मैग्नेटिक डायपोल इसके अंदर नहीं है, वो 0 है। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, देखो अब अगर मैं एक नोट डाल के बात करूं एक, ठीक है, बाय applied external magnetic field क्या होता है। देखो जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो ना, जब आप किसी भी मैटर पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो, तो तीनों के लिए लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखना, ये डायमैग्नेटिक के लिए भी, ठीक है, और ये पैरा
मैग्नेटिक, और ये बच्चों किसके लिए, फेरो मैग्नेटिक। ठीक है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, तीनों के लिए। तो सबसे पहले देखो क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास में कोई सब्सटेंस है और मैं कहता हूं बच्चों कि उसके अंदर ये आपके पास में एटम है, ये एटम है, ठीक है, और ऐसा सब्सटेंस ले रहा हूं जिसके अंदर आपके पास में एटॉमिक डायपोल है। तो ये जो एरो दिख रहा है आपको बच्चों, ये क्या है, एटॉमिक डायपोल मोमेंट। यानी कि मैं एक ऐसा सब्सटेंस ले रहा हूं जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्मेट में नहीं है, यानी कि हर एक एटम के पास में एटॉमिक डायपोल मोमेंट है। जैसा मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाया था कि ये है तो एटम, लेकिन इस एटम को मैं एरो से दिखाऊंगा। किससे दिखाऊंगा, एरो से दिखाऊंगा। लेकिन बच्चों ये जो एटॉमिक डायपोल मोमेंट है, बट दिस एटॉमिक डायपोल moment, but this atomic dipole moment randomly arrange। कैसे अरेंज है बच्चों, ये randomly arrange है, but this atomic dipole moment randomly arrange। तो बच्चों क्या होगा, then net जो होगा कितना होगा, 0 होगा। क्यों होगा 0, क्योंकि बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है आपके पास में, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब ये देखो इसका मैं कहता हूँ मान लो 2 है, इसका कितना है 2, और ये भी 2 है, तो इन दोनों ने दूसरे को कैंसिल कर दिया। और ये देखो इसने इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है, इसने इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है, उसी तरह देखो, ठीक है, इसने इसको कैंसिल कर दिया। तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, एक दूसरे के फेट को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो मैंने ये एक ऐसा मैटर लिया, मैं ये नहीं कह रहा ये डायमैग्नेटिक है फेरोमैग्नेटिक, मैंने एक नॉर्मल मैटर लिया और मैंने देखा कि इसके अंदर अभी मैंने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं करा है, ठीक है, बट दिस एटॉमिक डायपोल मोमेंट इज रैंडमली अरेंज, ठीक है, विद नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी तक आपने क्या करा, इस पर आपने कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया है, विद नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट है। कोई मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने नहीं लगाया। तो आपने देखा कि भाई साहब एटम जो है उनके पास में एम तो है, लेकिन वो अरेंज कैसे हैं, रेंडमली अरेंज है। तो उनका एम नेट कितना हुआ, 0 हुआ, एम नेट इसका कितना है, 0। अब मैं क्या करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या अप्लाई करता हूँ बच्चों, बी एक्सटर्नल। तो जैसे ही मैं बी एक्सटर्नल अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, ठीक है, तो एक्सटर्नल जब मैं अप्लाई करूंगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा बच्चों, एक टॉर्क जो है, टॉर्क एक्ट ऑन मैग्नेटिक, टॉर्क एक्ट ऑन ए मैग्नेटिक डायपोल, सो all magnetic dipole, देखो टॉर्क एक्ट ऑन ए मैग्नेटिक डायपोल, सो ऑल मैग्नेटिक डायपोल arrange in direction of external मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चों जो मैं जैसे इस पर देखो एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाऊंगा, मैंने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, क्या लगाया, इस पर मैंने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया। तो जैसे मैं एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाऊंगा तो आपको पता है टॉर्क जो होता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, mv sin थीटा होता है। तो सब पर क्या आपने जैसे एक्सटर्नल फोल्ड लगाया तो सब पर टॉर्क लगेगा और इनकी एक प्रॉपर अरेंजमेंट हो जाएगा। ये 90% इक्के ऐसे हो जाएंगे, इक्के दुक्के हो सकते हैं, रह भी जाए। तो लगभग 90% जो ये एटॉमिक डायपोल है ये एक प्रॉपर अरेंजमेंट हो गया इनका। क्या हो गया बच्चों, एक प्रॉपर अरेंजमेंट हो गया। और अब आप देखोगे कि इसके अंदर जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो 0 नहीं है। अब नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं है, अब ये ऐड हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। और प्लस फिर मैंने आपको ये कहा था, इफ
ठीक है। अलाइनमेंट मान लो आपको इंक्रीज करना है, आपको बच्चों क्या करना है, अलाइनमेंट में बी इंक्रीज, आपको अलाइनमेंट इंक्रीज करना है। आ रहा है अलाइनमेंट इंक्रीज करने का मतलब मैं चाहता हूं कि ये दो बच गए ना, मैं चाहता हूं ये दो भी प्रॉपर अलाइन में आ जाए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, या तो आप बी को इंक्रीज कर दो, यानी कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आप यूज कर लो। क्या यूज कर लो बच्चों, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि बी जितना ज्यादा होगा टॉर्क उतना ज्यादा लगेगा, तो टॉर्क जितना ज्यादा लगेगा तो इक्के दुक्के जो बच गए हैं ना, ये भी क्या करेंगे, उस अरेंजमेंट में आ जाएंगे, यानी कि 100% आपको मिल जाएगा। दूसरा, आप बच्चों टेम्परेचर को क्या कर दो, कम कर दो। टेम्परेचर को जब आप कम कर दोगे, तो मैंने कहा था जब टेम्परेचर ज्यादा होता है, जब आप किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर ज्यादा रखते हो, तो जो एटम जो होते हैं बच्चों वो रैंडम मोशन करते हैं। कैसे मोशन करते हैं, रैंडम मोशन करेंगे। अब जो रैंडम मोशन करेंगे तो उनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी रैंडम होगा, और जब रैंडम होगा तो एम नेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो टेम्परेचर को कम करके आप रैंडम मोशन ऑफ एटम जो है उसको आप कम कर सकते हो। ठीक है, हालांकि इसके बारे में पिछले लेक्चर में मैं बात कर सका हूँ, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी ये बताया था, प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें भी मैंने आपको ये बताया था कि आप कोई भी सब्सटेंस लोगे और जब तक उस पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई नहीं करोगे तो आपके पास में एम नेट कितना आएगा, 0 आएगा। अब इसमें ध्यान से रखना बच्चों, ये एटम है, हर एक एटम के पास में उसका मैग्नेटिक डायपोल है। ये एटम है, ये एटम है, ये भी एटम है, एटम, ये सारे एटम है। लेकिन इन एटम को मैं सर्किल से न दिखा के एरो से दिखा रहा हूं, क्योंकि हर एक एटम के पास में अपना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। लेकिन क्या है कि सबका रैंडमली अरेंजमेंट होने की वजह से एम नेट कितना हो गया, 0। अगर मैं इस पर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दूं, तो पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है, मैंने क्या कर दिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। ठीक है भाई, डाई मैग्नेटिक में एरो नहीं बनाएंगे, क्योंकि डाई मैग्नेटिक जो होता है, डाई मैग्नेटिक में एटम के पास में एटम ही है वो, उनके पास में एम नहीं होता है, उनके पास में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे ही मैं एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करूंगा, अप्लाई करते ही सारे के सारे एक प्रॉपर अरेंज में आ जाएंगे। और अगर आप चाहते हो अलाइनमेंट इंक्रीज हो, तो एम को इंक्रीज कर दो, टेम्परेचर को क्या कर दो, डाउन कर दो। ठीक है, तो एक पॉइंट ये लिख लेना, पहला पॉइंट ये। ठीक है, वीडियो को पॉज करके बच्चों इसको नोट करें, फिर आगे की डिस्कशन देखो। फिर क्या दूसरा पॉइंट और देखते हैं अपन इसमें। दूसरा पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट में देखो क्या होता है। आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर रहे हो बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बाय अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है बच्चों, ए डाइपोल मोमेंट इंड्यूस इन इट। ठीक है, तो आपने देखा जब आप सब्सटेंस पर क्या करोगे, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे, तो एक डाइपोल इंड्यूस होता है इन इट, इनका मतलब सब्सटेंस। ठीक है, विच अपोज टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का बच्चों क्या करता है, वो अपोज करता है। जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का बच्चों क्या करता है, अपोज करता है। अब क्यों करता है, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ और दिस इंडक्शन, ये जो इंडक्शन होता है, ये इंड्यूस्ड डाइपोल बनता है, ये बहुत स्मॉल होता है। दिस इंडक्शन इज वेरी स्मॉल। अब देखो इसको समझो, ये क्या होता है भाई, लेंस का जो लॉ है वो अपना नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसमें बच्चों अपन डिटेल से पढ़ेंगे लेंस लॉ क्या होता है। मैं आपको यहाँ शॉर्टकट में बता देता हूँ कि लेंस लॉ ये कहता है कि सन किल फादर, बेटे ने पिता की हत्या करी।
यानी कि इसमें क्या होता है कि जब आप कोई सब्सटेंस लेते हो, ठीक है, आपने कोई भी मान लो सब्सटेंस लिया और जैसे ही आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करोगे, ठीक, जैसे मान लो ये सब्सटेंस है मेरे पास में, ये मेरे पास में कोई सब्सटेंस है मेरे पास में ये, और यूँ मैंने क्या कर दिया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। तो ठीक है, अब इसके अंदर मान लो एक डाइपोल जनरेट होना शुरू हो गया, यूँ इक्के दुक्के होंगे, तो ये इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है, इसके अंदर थे नहीं, ये कैसे हो गए, इंड्यूस हो गए, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट हो गए। और ये इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट क्यों पैदा हुए, क्यों जनरेट हुए, जब आपने एक्सटर्नल फील्ड लगाया। अगर मैं एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाता तो बच्चों ये जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है ये पैदा ही नहीं होते, ये जनरेट ही नहीं होते। अब आपने जब आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो ये क्या हुए, इंड्यूस हुए। अब इनको पैदा करने वाला, इनको जन्म देने वाला कौन है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये क्या करेंगे, उसी का क्या करेंगे, अपोज करेंगे। ये लेंस का लॉ होता है कि इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट जो है, इसको इंड्यूस किसने करा, एक्सटर्नल ने करा, तो उसी का देखो क्या करेंगे, अपोज करेंगे। लेकिन बहुत कम होते हैं, इसलिए मैंने देखो इक्के दुक्के बना रहा हूं मैं, बहुत कम होता है ये रियल में बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट नोट करो, ये वाला पॉइंट नोट करो बच्चों, उसके बाद आगे की बात करते हैं। अब अपन बात करते हैं कि भाई डायमैग्नेटिक के अंदर देखो क्या होगा। देखो फॉर डाईमैग्नेटिक जो फर्स्ट जो फैक्टर जो मैंने लिखाया था बच्चों, वो तो यूजलेस है कि नहीं। फर्स्ट फैक्टर देखो मैंने क्या लगाया था, मैंने कहा एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करोगे टॉर्क लगेगा, जो भी मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो प्रॉपर अरेंज हो जाएंगे। तो फर्स्ट फैक्टर यूजलेस है। इसके लिए क्यों यूजलेस है, क्योंकि इसके अंदर बच्चों क्या होता है, नो एटॉमिक डाइपोल। भाई डाईमैग्नेटिक जो होता है, डाईमैग्नेटिक में एटॉमिक डाइपोल होता ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर में होते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। सेकंड फैक्टर जो है, जो इंड्यूस्ड टॉर्क वाला, ये बच्चों कैसा है, यूजफुल है, ये फिर भी यूजफुल है। तो जब आपने डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस लिया बच्चों, मैंने कैसा लिया, ये डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस लिया, मैंने क्या लिया बच्चों, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस लिया। तो जैसे ही मैं एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करूंगा, इसके अंदर इक्का दुक्का, बस ज़्यादा नहीं माना, इक्का दुक्का क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा। और ये डाइपोल मोमेंट जो इंड्यूस होगा, ये डाइपोल मोमेंट जो इंड्यूस होगा, ठीक है ना, ये बच्चों इस एक्सटर्नल फील्ड का क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है, क्या करेगा, अपोज करेगा। आपको ये वाला फॉर्मूला याद है बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, ये I = SH, इसको मैंने क्या नाम दिया था, मैग्नेटाइजेशन। ये होता है बच्चों आपका मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। और ये होता है आपके पास में मैग्नेटिक, ठीक है, फील्ड। ये फॉर्मूला पिछले लेक्चर में आया था, I = XH। ये फॉर्मूला ये बताता है कि कोई भी सब्सटेंस पर आप कितना H अप्लाई करोगे। H का मतलब होता है जो आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करोगे उसकी इंटेंसिटी, यानी कि कोई भी सब्सटेंस है उस पर कितना H आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना, कितना H अप्लाई कर रहे हो और वो कितना मैग्नेटाइज हो रहा है। मैग्नेटाइज होने का मतलब ये सारे डाइपोल एक रेंज में आ जाना, कितना I आपको मिल रहा है अंदर, कितना I आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ये इसके बारे में देखो मैं पहले बात कर चुका हूँ। इसका मतलब मैंने कहा बताया था आपको, मैंने कहा देखो ये बच्चों को ये सब्सटेंस है, इसके अंदर जो एटम है ऐसे अरेंजमेंट है, ठीक है ना, ये है एटम, लेकिन इसको मैं एरो से दिखाऊंगा। एटम का मतलब ये हर एक एटम का M है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। अब मैंने बच्चों उस पर क्या कर दिया, एक एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दिया, यानी कि मैंने क्या अप्लाई कर दिया, H अप्लाई कर दिया। H का मतलब है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो उसकी इंटेंसिटी कितनी है, कितना मैग्नेटिक आप इस पर अप्लाई कर रहे हो। जैसे इस पर मैग्नेटिक आप अप्लाई करोगे ये सारे के सारे एक रेंज में आ जाएंगे, यूं लगभग आ जाएंगे, इक्के दुक्के रहेंगे। तो अब ये मैग्नेटाइज हो गया, ये बच्चों क्या हो गया, मैग्नेटाइज का मतलब अब ये चुंबक बन चुका है। अब ये चुंबक क्यों बोलूंगा मैं इसको मैं चुंबक इसलिए बोलूंगा कि हर एक एटम का जो M है, हर एक एटम का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, जो M जो है वो एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो गया। अब एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। यहां पर तो बच्चों आपके पास में M नेट 0 था, लेकिन यहां पर M नेट इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब ये मैग्नेटाइज हो गया, क्या हो गया, मैग्नेटाइज हो गया। तो अब आपको ये देखना है कि इसके अंदर कितने ये जो डाइपोल मोमेंट है कितने अरेंज हुए, यानी इसके अंदर कितना मैग्नेटाइजेशन हुआ, उसको क्या बोलते हैं, I बोलते हैं। तो I और H को मैं प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से बता चुका हूं। H का मतलब होता है कि कितना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाया,
कितना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, उसकी क्या इंटेंसिटी है, और जब आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो उस मैटर के अंदर कितना मैग्नेटाइजेशन हुआ, वो क्या होता है, आई होता है। वो क्या होता है बच्चों, आई होता है। तो इसके अंदर देखो आई आपको बहुत कम मिला है, इसके अंदर आई आपको बहुत कम मिला है, क्योंकि इसके अंदर वैसा जो डाई मैग्नेटिक होता है, डाई मैग्नेटिक के अंदर ये नहीं होते हैं। डाई मैग्नेटिक के अंदर एटॉमिक डायपोल होते ही नहीं है, पेयर के फॉर्मेट में इलेक्ट्रॉन हो गए, एक दूसरे के इफेक्ट को वो क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। ये तो कौन से हैं, जो इंड्यूज हुए हैं, और जो इंड्यूज हुए हैं वो लेंस के अकॉर्डिंग इसका क्या करेंगे, अपोज करेंगे, क्योंकि इसी ने इसको क्या करा है, पैदा करा है। ठीक है, तो इसमें देखो बच्चों, इसमें जो आपका आई है ना, एच के अपोजिट डायरेक्शन में है। आई क्या है, एच के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहां पर मैं लिखूंगा इट वीकली रिपेल with external in external magnetic field। तो ये समझ गए ये रिपेल क्यों हो रहा है, इट वीकली रिपेल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आई एच के अपोजिट डायरेक्शन में है। ध्यान में रखना, आई एच के अपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि इंड्यूस जो है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। समझ गए, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में देखो बात कर लेते हैं। यानी कि आप ये देखो यहां पर डाई मैग्नेटिक में एटॉमिक डायपोल नहीं होते हैं, तो फर्स्ट जो फैक्टर था वो मैंने कहा यूजलेस है, क्योंकि इसके अंदर एटॉमिक डायपोल नहीं है, एटॉमिक डायपोल है ही नहीं बच्चों इसके अंदर। लेकिन जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो इक्के दुक्के बच्चों इंड्यूस हो जाएंगे। इक्का दुक्का थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मामूली सा ये मैग्नेटाइज होगा, यानी कि हल्की फुल्की चीज चुंबक बनेगी, बिल्कुल मजबूत नहीं है, हल्की फुल्की सा यह मैग्नेटाइज होगा। और वो भी जो मैग्नेटाइज होगा वो इंड्यूस हुआ है, और इंड्यूस जो होता है वो उन फैक्टर का अपोज करता है जो उसको पैदा करता है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। तो आई जो है वो एच का क्या करेगा, अपोज करेगा। आई एच के अपोजिट है। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों ये क्या होते हैं, वीकली रिपेल होते हैं इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, आप देखो इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं इसके बच्चों।